हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एनुअल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में देख चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर रहेगा यूरोप महाद्वीप के ऊपर। तो दोस्तों, यूरोप महाद्वीप को हम पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाने वाले हैं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन यूरोप महाद्वीप के टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने इसमें आपको समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के मैप लिए हुए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जितनी वीडियो होती हैं उनके लिंक मिलते रहते हैं और जितनी वीडियो होती है उनसे संबंधित जानकारी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लाइव टेस्ट और क्विज आपको देने को मिलेंगे इसमें, जिसके द्वारा आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं। किसी भी लेक्चर को आप कितनी बार देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कितने भी टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैथ का कोई एक टॉपिक का लेक्चर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो उसी टॉपिक का लेक्चर आप दूसरे टीचर का देख सकते हैं। उनका भी समझ में नहीं आया तो वो तीसरे टीचर का देख सकते हैं उसी टॉपिक का लेक्चर। इस प्रकार से देखिए, आपके कोर्स से संबंधित जितने भी टीचर अनअकैडमी से जुड़े हुए होंगे उन सभी का लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स अनलिमिटेड एक्सेस के साथ खरीद सकते हैं। और देखिए, यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और पा सकते हैं पूरे 10% का डिस्काउंट यहाँ पर। देखिए, अभी तक ये कोर्स थोड़े सस्ते थे, फीस थोड़ी कम थी, लेकिन थोड़ी सी बढ़ा दी है, सबकी फीस थोड़ी सी बढ़ा दी है। जैसे कि देखिए, 12 मंथ का कोर्स पहले था 6,000 रुपये में, लेकिन अब 6,500 रुपये में कर दिया गया है। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये SSC के कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपकी 12 मंथ की फीस हो जाएगी SSC के लिए 5,850 रुपये। 10% का डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो 24 मंथ के लिए आपकी फ़ीस है 7,800 रुपये। इसमें भी अगर आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी पूरे 2 साल की फ़ीस हो जाएगी मात्र 7,020 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, आप मेरे SHAM कोड का यूज करके 10% का लाभ उठा सकते हैं या 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के इस लेक्चर में हमें देखना है यूरोप महाद्वीप को। तो पहले देखिए, यूरोप महाद्वीप की सभी महाद्वीपों में क्या स्थिति है ये हम देख लेते हैं। ये है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 6ठे नंबर पर आता है ये। और जनसंख्या में आता है ये 3रे नंबर पर। जनसंख्या में इसकी 3rd रैंक है। देखिए, पहले नंबर पर आता है जनसंख्या और क्षेत्रफल में, दोनों में आता है एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में। अब देखिए, इसके बाद जनसंख्या में आ जाता है 3रे नंबर पर यूरोप और क्षेत्रफल में आ जाता है 3रे नंबर पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद आता है क्षेत्रफल में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 4थे नंबर पर। 5वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल में अंटार्कटिका और 6ठे नंबर पर आता है ये यूरोप। ठीक है, 7वें नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। तो ये देखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से मैंने इनका क्रम बता दिया है। तो यूरोप महाद्वीप का मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठे नंबर पर आता है और जनसंख्या में आता है ये 3रे नंबर पर। अब देखिए, यहाँ पर भी लिख रहा है ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत इसको एशिया से अलग करता है, यूरोप को। तो यूराल पर्वत जो है ये इसकी प्राकृतिक सीमा बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूराल पर्वत है। अभी मैं आगे मैप में ही बताऊंगा। चलिए आगे मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये है यूरोप का मैप। पहले हम इसकी सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे यूराल पर्वत की। तो इधर है देखिए, ये जो कि इसको एशिया से अलग करता है, ये यूराल पर्वत है। यहाँ लिख देता हूँ यूराल पर्वत। आगे भी हम देखेंगे और जूम करके इस मैप को। तो ये है यूराल पर्वत। इसके बाद देखिए, ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इसकी सीमा निर्धारित करता है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बाद है ये कैस्पियन सागर झील, पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये कैस्पियन सागर झील इसकी सीमा निर्धारित करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है देखिए, यहाँ पर कॉकेसस पर्वत। यहाँ पर कॉकेसस पर्वत है,
मैं इसके उसका भी नाम लिख देता हूँ। अभी हम इनको दोबारा भी देखेंगे। कॉकेसस पर्वत, इधर की ओर से यहाँ पर कॉकेसस पर्वत इसकी सीमा बनाता है। उसके बाद आ जाता है ये ब्लैक सी या काला सागर। काला सागर से इधर ये यूरोप है और इधर है ये एशिया। उसके बाद देखिए तुर्की या टर्की आ जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा मरमरा सागर है, तो मरमरा सागर से इधर ये यूरोप है और इधर है इसके नीचे एशिया। तो ये टर्की का इस्तांबुल प्रांत भी आ जाता है यहाँ पर, देखिए छोटा सा। अभी हम मैप को जूम करके देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे तो ये तुर्की और यहाँ रूस, ये दो ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसके बाद देखिए इसके दक्षिण में, यूरोप के दक्षिण में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पर इसके पश्चिम में है ये अटलांटिक महासागर। ठीक है, और उत्तर में है आर्कटिक ओशियन। तो ये तो हमने इसकी सीमाओं के बारे में बात कर ली है। अब देखिए हम आगे एक एक करके इनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं ग्रीनलैंड के बारे में बता देता हूँ। प्राकृतिक तौर पर ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आता है ग्रीनलैंड ये द्वीप, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस पर डेनमार्क का अधिकार है। ये डेनमार्क के अधीन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये डेनमार्क देश है, और यहाँ ब्रैकेट में भी लिख रहा है, ग्रीनलैंड की ब्रैकेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेनमार्क लिख रहा है। तो ये आता है डेनमार्क के अधीन। तो चलिए अब हम एक एक देश को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ये यूनाइटेड किंगडम और इधर है ये आयरलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बारे में हम आगे मैप में देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में, तो पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए ये है यूनाइटेड किंगडम का मैप और आयरलैंड का मैप। तो इसमें देखिए पहले तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है और ये वेल्स आता है। ये तीन आते हैं। स्कॉटलैंड मैं लिख देता हूं यहाँ पर, स्कॉटलैंड, वेल्स और ये आता है इंग्लैंड। ठीक है, ये तीन देश आते हैं ग्रेट ब्रिटेन में। अगर हम इसमें मतलब ग्रेट ब्रिटेन में इस नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लें, इस वाले क्षेत्र को भी शामिल कर लें, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लें, तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, तो यूके में क्या क्या आता है, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और यहाँ पर है ये नॉर्दर्न आयरलैंड। इन सभी को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में आपने देख लिया है। इसकी राजधानी है, देखिए इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ मैं लिख देता हूँ थेम्स, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है मैनचेस्टर, यहाँ लिख रहा है ये मैनचेस्टर, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ मैं, मैनचेस्टर। ये जो मैनचेस्टर है ये सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र। देखिए आपने सुना भी होगा कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ से ये फेमस हो गया है ये नाम मैनचेस्टर। इंग्लैंड में मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए देखिए अक्सर देशों में जो जगह या जो शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस होता है, ये प्रसिद्ध होता है, तो उसको वहाँ का मैनचेस्टर कह दिया जाता है। जैसे कि देखिए उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। तो ये मैनचेस्टर शब्द यहाँ से आया है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड का एक प्रमुख नगर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो लंदन है इंग्लैंड की राजधानी, यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम रेखा होकर गुजर रही है, GMT। आप देख सकते हैं 0 डिग्री है ये। तो ये यहीं से, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि GMT निम्नलिखित में से किस प्रमुख नगर से होकर गुजरती है, तो वह है लंदन, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये हमने देखिए यूनाइटेड किंगडम के बारे में देख लिया है कि क्या है यूनाइटेड किंगडम और क्या है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी आपको याद रखनी है, इसकी राजधानी है डबलिन। चलिए आगे देखते हैं मैप में। तो हम यहाँ पर देख रहे थे आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बारे में हमने देख लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है ये नॉर्थ सी या उत्तरी सागर,
इन सागरों के नाम भी आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे सागरों के। तो ये नॉर्थ सी है या उत्तरी सागर हम कह सकते हैं हिंदी में। इसके बाद देखिए ये आ जाता है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप या पेनिनसुला। इस प्रकार से देखिए समुद्र में जो भूमि का टुकड़ा इस तरीके से निकला हुआ होता है स्थल का, उसको हम कहते हैं, जो तीनों ओर से समुद्री जल से घिरा हुआ होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्रायद्वीप बाहर को निकला हुआ है, तो इसको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। तो इसको हम कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला या प्रायद्वीप। ठीक है, अब इस प्रायद्वीप पर जो ये देश स्थित हैं उनको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री या स्कैंडिनेवियन देश। तो इन देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? पहले तो देखिए ये है नॉर्वे, स्वीडन और यहाँ पर ये फिनलैंड। ये तीनों देशों का नाम आपको याद रखना है। तो देखिए ये इसी प्रायद्वीप पर स्थित हैं। तो इस प्रायद्वीप के ये देश हो गए नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इसके अलावा देखिए संस्कृति के आधार पर दो देशों को और शामिल कर लिया जाता है स्कैंडिनेवियन देशों में। पहला देखिए यहाँ डेनमार्क, आपको दिख रहा होगा ये डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो संस्कृति के आधार पर, इनकी यहाँ की संस्कृति के आधार पर, संस्कृति और भाषा के आधार पर डेनमार्क और आइसलैंड को भी स्कैंडिनेवियन देशों में शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आइसलैंड और डेनमार्क ये दोनों भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। इसके अलावा देखिए फिनलैंड देश के बारे में हम देख लेते हैं। फिनलैंड देशों में बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा झीलों के कारण इसको हजारों झीलों का देश कहा जाता है। हजारों झीलों का देश, हजारों झीलों के देश की उपमा दे दी जाती है फिनलैंड देश को। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फोटो में, इस मैप में, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झीलें हैं। और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिख रहा है हेलसिंकी। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, आपने सुना भी होगा। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और मैं एक बात बताना आपको भूल गया हूँ कि पूरे यूरोप में जितने भी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वो हैं 44। उनकी संख्या है 44। और आप इसका मैप देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर इसमें प्रायद्वीप बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रायद्वीप होने के कारण इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों, पहला तो देखिए यही पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें 44 देश हैं। उसके बाद प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है इस यूरोप महाद्वीप को। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। और देखिए यूरोप महाद्वीप में मैदानी क्षेत्रफल अन्य सभी महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ पर भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए एक यहाँ पर फैरो आइलैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये इस फैरो आइलैंड का नाम भी आपको याद रखना है कि ये किस में आता है, यूरोप में। तो हमने स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में देख लिया है, इनकी राजधानी भी देख ली है। उसके बाद हम आ जाते हैं रूस में। देखिए ये रूस का भाग, ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पश्चिम में यहाँ पर रूस का भाग यहाँ यूरोप में आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इन सभी देशों में रूस का ये भाग भी सभी देशों में सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। यूरोप का भी और पूरे विश्व का भी और एशिया का भी सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, जिसकी राजधानी है मॉस्को। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रूस में ही स्थित है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ रूस में 2 प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा देखिए कैस्पियन सागर में गिरने वाली 2 नदियों का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर जो रूस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है बोल्गा नदी। यह है बोल्गा नदी, ये इस तरीके से यहाँ प्रवाहित हो रही है, ऊपर से निकल कर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से निकलती है बोल्गा नदी। तो बोल्गा नदी पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा देश है रूस। इस सबसे बड़े देश में ही यूरोप की सबसे बड़ी नदी है बोल्गा नदी। और इस सबसे बड़े देश में ही यूरोप के सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है लाडोगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिख रहा है लाडोगा। इसका नाम मैं दोबारा लिख देता हूँ ठीक से बड़े अक्षरों में, लाडोगा। ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पर आती है ये सबसे बड़ी झीलों में। और दूसरे नंबर पर आती है, ये भी रूस में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिख रहा है ओनेगा।
ओनेगा, ये भी रूस में आती है, तो ये आती है सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी झील है ओनेगा, और पहले नंबर पर आती है लाडोगा, जो कि रूस में है दोनों। और सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी भी रूस में आती है, पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, ठीक है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी रूस में आती है, उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो देखिए ये है कैस्पियन सागर झील, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसको याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, KRAIT, क्रेट। क्रेट से आप देखिए इसके चारों ओर के देशों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। के से इसमें याद कर सकते हैं हम कजाकिस्तान, आर से याद कर लेंगे रूस को, ए से अजरबैजान, आई से ईरान और टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो देखिए कैस्पियन सागर झील के चारों ओर जो देश हैं उनका नाम हम इस शब्द से आसानी से याद रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कॉकेसस पर्वत। कॉकेसस पर्वत पर, यहीं पर पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर है, वो रूस में आती है, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रूस। मैं यही लिख देता हूँ, माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई है 5642। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 5642 मीटर, ठीक है। 5642 मीटर मतलब 5642 मीटर ऊंची है ये माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है ये? कॉकेसस पर्वत पर। ये पर्वत का नाम भी मैंने आपको बताया था, दोबारा लिख देता हूँ, कॉकेसस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक नदी और है, तो बोल्गा नदी के बारे में हमने देखा। तो यहाँ पर देखिए कैस्पियन सागर झील में बोल्गा नदी गिर रही थी, इसके अलावा एक नदी और गिर रही है जिसका नाम है यूराल। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है यूराल नदी। यूराल नाम का ही यहाँ पर ये पर्वत है, और यूराल नाम की ही यहाँ पर ये नदी है। चलिए देखते हैं आगे के मैप में हम। तो कैस्पियन सागर झील में ये दो नदियां गिर रही हैं, यहाँ की दो प्रमुख नदियां गिर रही हैं। पहली है बोल्गा, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, दूसरी है यूराल, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर कॉकेसस पर्वत के बारे में मैंने बता दिया था, यहाँ पर माउंट एल्ब्रूस है, इससे पहले मैं ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम देखिए मॉस्को भी हमने देख लिया था, इसकी राजधानी है रूस की। तो रूस से जुड़े हुए सभी फैक्ट हमने देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं इधर, देखिए यहाँ पर ये है काला सागर, ये ब्लैक सी, और इसी के पास में ऊपर ये छोटा सा सागर है, सी ऑफ एजोव, एजोव सी, ठीक है। ये जो छोटा सा सागर है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ की एक नदी और याद रखनी है आपको। यूक्रेन को हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है नीपर नदी। तो यूक्रेन की राजधानी भी आपको याद रखनी है कि कीव इसकी राजधानी है, और ये किस नदी पर है? नीपर नाम की नदी पर है। अभी आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। ये नीपर नदी है, तो ये नीपर नदी पर स्थित है यूक्रेन की राजधानी कीव, ठीक है। तो ये है ब्लैक सी। अब इसके अलावा देखिए हमने नॉर्थ सी को यहाँ पर देख लिया था, उत्तर में आ जाते हैं। ये नॉर्थ सी को हमने देख लिया था, यहाँ पर है ये बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। इन सागरों के नाम भी आपको याद रखने हैं, और बाल्टिक सागर के किनारे पर जो देश हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। ऊपर तो देखिए यहाँ पर फिनलैंड था, और नीचे यहाँ पर एस्टोनिया, लातविया, और यहाँ पर है लिथुआनिया। इन देशों का नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये रूस का छोटा सा भाग आ जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये जो बाल्टिक सागर है और यहाँ पर ये है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, इन दोनों को जोड़ने के लिए जर्मनी में यहाँ पर एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है कील। मैं यही लिख देता हूँ, ये है कील नहर। दुनिया की व्यस्ततम नहरों में से एक है ये कील नहर। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है ये और किसको जोड़ती है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, और ये है कहाँ पर? जर्मनी में, ठीक है, यहीं पर है ये नहर। चलिए इस मैप को और जूम कर लेते हैं हम। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पुर्तगाल से। एक एक करके इन देशों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर हमने सब देख लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये है पुर्तगाल, इसकी राजधानी है लिस्बन। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टगस नदी के किनारे पर स्थित है। आप देख सकते हैं ये जो नदी है इसका नाम है टगस, यहाँ लिख रहा है टगस, TAGUS, टगस, ठीक है। तो ये तो है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पेन देश में। स्पेन देश की राजधानी है मैड्रिड। इनकी राजधानियां भी आपको याद रखनी है, मैड्रिड। तो स्पेन देश में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम आपको याद रखना है, वो है यहाँ पर, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन,
ठीक है, ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, तो जो भी मैं बताता चलूँ आपको वो ध्यान रखना है। देखिए स्पेन में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है कैंटाब्रियन। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, तो ये स्पेन देश है और ऊपर है फ्रांस। इन दोनों के बीच में, इन दोनों की जो सीमा निर्धारित करती है, यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है पेरेनीज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेरेनीज। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो वो है पेरेनीज। नाम आपको ध्यान रखना है पेरेनीज। ठीक है, अब देखिए इसी पेरेनीज पर्वत श्रृंखला पर, पेरेनीज की घाटियों में एक यहाँ पर पूरा पर्वतीय एक देश है जिसका नाम है एंडोरा। ये पेरेनीज की घाटी में स्थित एक देश है एंडोरा नाम का, ये नाम भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये भी। तो एंडोरा है पेरेनीज की घाटी में एक देश, इन दोनों के बीच में, ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पेरेनीज। आगे देखते हैं, देखिए ये फ्रांस देश, फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीन नदी है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये सीन नदी है। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस इसी सीन नदी पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर आपको ठीक से ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये जो नदी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है राइन नदी, नाम आपने बहुत सुना होगा, ये है राइन नदी। आगे ड्रॉ करके ये यहाँ पर उत्तरी सागर में गिरती है। यहाँ पर एक बंदरगाह भी है जिसका नाम है, देखिए नीदरलैंड में है ये बंदरगाह, जिसका नाम है रोटरडम। रोटरडम, रोटरडम बंदरगाह तो काफी प्रमुख बंदरगाह है, इसलिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है नीदरलैंड में जहां पर ये राइन नदी अपना मुहाना बनाती है वहीं पर है रोटरडम बंदरगाह, और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर है ये राइन नदी, राइन नदी के पश्चिम में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है वोस्जेस। नाम में लिख देता हूँ BOSGES, वोस्जेस पर्वत श्रृंखला है। तो ये है देखिए राइन नदी के पश्चिम में फ्रांस में, और राइन नदी के ईस्ट में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। ये राइन नदी है, राइन नदी के ईस्ट में स्थित है। मैं नाम लिख देता हूँ ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपने देख लिया है वोस्जेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में। वोस्जेस कहाँ पर है? फ्रांस में। राइन नदी के पश्चिम में है ये, और राइन नदी के ईस्ट में है ब्लैक फॉरेस्ट। इसके अलावा देखिए ये देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान भी कहा जाता है, स्विट्जरलैंड देश को। और ये स्विट्जरलैंड देश यहाँ पर एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो स्विट्जरलैंड के इधर यहाँ पर देखिए एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है, यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा निर्धारित करता है, जिसका नाम है जूरा। इन पर्वत श्रृंखलाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं, ये ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए वोस्जेस हो गया, जूरा हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है, यहाँ पर है वो, उसका नाम है आल्प्स पर्वत। यहाँ पर है ये, जहाँ पर मैंने ड्रॉ कराया है यहाँ पर सभी में आल्प्स पर्वत फैला हुआ है। तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर इटली और फ्रांस के बीच में यहाँ पर है, जिसका नाम है माउंट ब्लैंक। माउंट BLANC, माउंट ब्लैंक। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है इन दोनों की सीमा पर है, दोनों के बीच में है माउंट ब्लैंक। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है कौन सी पर्वत श्रृंखला? आल्प्स माउंटेन में लिख देता हूँ, आल्प्स माउंटेन। ठीक है, तो आल्प्स माउंटेन की यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट ब्लैंक, और यहाँ पर ये इटली और फ्रांस की सीमा निर्धारित भी करता है ये पर्वत, आल्प्स पर्वत। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत का विस्तार देखिए कहाँ पर आप देख सकते हैं, इटली में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी इसका विस्तार है। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में देख लिया है। अब देखिए इन देशों के बारे में देख लेते हैं। ऊपर यहाँ पर ये जो देश हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लग्जमबर्ग, छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, और ये है बेल्जियम, और यहाँ पर ये है नीदरलैंड। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, आपको पता भी होगा। इसके अलावा देखिए इन तीनों देशों को, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और यहाँ पर नीदरलैंड, इन तीनों देशों को लोलैंड कंट्री भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, लोलैंड कंट्री।
अगर कहीं एग्जाम में या कहीं भी न्यूज़पेपर में आपको लो लैंड कंट्री लिखा हुआ दिखता है तो उसका मतलब समझ लिए यही है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और एक देश ये है, ठीक है, ये है लो लैंड कंट्री। अगर आपके पास कोई एटलस वगैरह का मैप है तो आप उसमें ड्रॉ करते चलिए। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं आगे, ये है जर्मनी देश। जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नदी है जिसका नाम है एल्बे। एल्बे नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है स्प्री। यहाँ पर है ये स्प्री नदी। तो स्प्री नदी के किनारे पर ही स्थित है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है और स्प्री नदी एल्बे नदी की एक सहायक नदी है। एल्बे नदी यहाँ पर उत्तरी सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है और जहाँ पर ये मुहाना बनाती है वहीं पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है कील। दुनिया की व्यस्ततम नहरों में से एक है। तो यहाँ पर हमने जर्मनी के बारे में भी अभी देख लिया है। देखिए यहाँ पर ये डैन्यूब नदी है। तो डैन्यूब नदी पूरे विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। ये 10 देशों से होकर गुजरती है डैन्यूब नदी। आगे के मैप में हम अभी देखेंगे इसको। तो पहले जो बाकी के देश बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ये पोलैंड, जर्मनी के बाद ये पोलैंड है। तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये है विस्तुला नदी, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। विस्तुला नदी मुहाना कहाँ पर बनाती है? यहाँ पर ऊपर बाल्टिक सागर है, ठीक है। अब देखिए रूस का छोटा सा भाग आ जाता है ये, अभी मैंने मैप में आपको बताया था। इसके अलावा देखिए यहाँ के कुछ देश और हैं जैसे कि चेक गणराज्य या रिपब्लिक। उसके बाद है स्लोवाकिया, हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे पर ही स्थित है, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद देखिए रोमानिया है। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट। और ये छोटा सा देश इधर एक और है जिसका नाम है मोल्डोवा, ठीक है, ये है मोल्डोवा। और अभी मैं एक देश के बारे में और बात करने वाला हूँ जिसका नाम है लिechtenstein। ये दुनिया का एक ऐसा देश है जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी लोकेशन कहाँ पर स्थित है। उससे पहले हम देखिए बेलारूस देश के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। बेलारूस देश की राजधानी क्या है? मिन्स्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिन्स्क, ठीक है। कभी एग्जाम में आए तो आपको आसानी से इसका आंसर लगा देना है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे, अगले मैप में देखते हैं। तो पहले तो देखिए मैं एक देश के बारे में बता रहा था आपको जिसका नाम है लिechtenstein। यहाँ पर देखिए लिख रहा है, शॉर्ट में लिख रहा है। मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, LIECH, लिechtenstein। इस प्रकार से ये लिखा जाता है लिechtenstein। तो ये कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में ये छोटा सा, देखिए यहाँ पर स्टार बन रहा है। यहाँ पर ये छोटा सा देश, मैं इसको डबल लैंड लॉक्ड कंट्री क्यों कह रहा हूँ या दोहरा स्थलरुद्ध देश क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए जिन देशों के साथ ये देश सीमा बनाता है, मतलब स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये भी स्थलरुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, कहीं से भी समुद्र को स्पर्श नहीं करते हैं या समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये दोनों भी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। इन दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री से घिरा हुआ है ये देश लिechtenstein। तो इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा स्थलरुद्ध देश, क्योंकि जिन देशों के साथ ये सीमा बनाता है वो भी स्थलरुद्ध देश हैं। और स्थलरुद्ध देश किसको कहते हैं मैंने आपको बता ही दिया है, जो देश समुद्र को स्पर्श नहीं करते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक देश और है जो कि डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये दो देश हैं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, जो कि डबल लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, पहला है लिechtenstein और दूसरा है उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब देखिए हम डैन्यूब नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ये है डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी जर्मनी में यहाँ से ये निकलती है। यहाँ पर ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, मैंने आपको बताया था, और ऊपर बोस्जेस हैं। और यहाँ पर जूरा, मैं एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जूरा बताया था। और इसके अलावा नीचे आल्प्स पर्वत का विस्तार था, जिसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर थी, मैंने आपको बताई थी, जिसका नाम है माउंट ब्लैंक, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डैन्यूब नदी के बारे में। डैन्यूब नदी कहाँ से निकल रही है? यहाँ से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों से। तो डैन्यूब नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पूरे विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा और दूसरी है ये डैन्यूब नदी। तो ये 10 देशों से होकर गुजरती है। 10 देशों का नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला है जर्मनी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरा है ऑस्ट्रिया, इसके बाद स्लोवाकिया, हंगरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया,
और ऊपर ये मोल्डोवा भी थोड़ा सा टच होता है यहाँ पर ये, और इसके अलावा ये है यूक्रेन। ये 10 देश हैं जहाँ से ये डैन्यूब नदी होकर गुजरती है, और जितने भी देशों से होकर गुजरती है उन देशों की, कुछ देशों की राजधानी भी इस नदी पर स्थित हैं। जैसे कि देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डैन्यूब नदी के किनारे पर ही स्थित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। इसके अलावा स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इसी नदी किनारे पर स्थित है। उसके बाद देखिए सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, ये भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपने यहाँ पर देखा जितनी भी ये राजधानियाँ हैं उन सभी के पहले लेटर बी से स्टार्ट हो रहे हैं या इस वाले वी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें कि देखिए कुछ देशों की राजधानी भी इस नदी पर स्थित हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं इटली में। देखिए इटली को अभी हमने छोड़ दिया था। इटली में एक नदी है जिसका नाम है पो, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर है पो नदी, पो रिवर, जिसको इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इटली की गंगा, इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है एपिनाइन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एपिनाइन। ठीक है, तो एपिनाइन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? इटली में। अब देखिए इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी रोम और ये वेटिकन सिटी एक नदी पर स्थित है, एक नदी के किनारे पर स्थित हैं, जिसका नाम है टाइबर। वो नाम भी आपको याद रखना है, टाइबर नदी। टाइबर नदी के किनारे पर स्थित हैं इटली की राजधानी रोम और ये वेटिकन सिटी। ये एक अलग स्वतंत्र देश है वेटिकन सिटी, जो कि पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, तो ये भी टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैं दूसरे मैप में बता देता हूँ। यहाँ पर ये है एड्रियाटिक सागर, इस छोटे से सागर को कहते हैं एड्रियाटिक सागर। तो इसी सागर के किनारे पर इटली में यहाँ पर एक शहर स्थित है VENICE। तो इसको हम कहते हैं एड्रियाटिक सागर की रानी। ये एड्रियाटिक सागर है, तो इसी को हम इस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एड्रियाटिक सागर की रानी। एड्रियाटिक सागर की रानी की उपमा दी जाती है इस वेनिस शहर को, जो कि कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है। और ये वेनिस शहर काफी खूबसूरत शहर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये है एक इटली का द्वीप जिसका नाम है सिसिली। यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है सिसिली। तो इस द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एटना। माउंट एटना, ठीक है। तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लिख देता हूँ ये भी मैं, एक ज्वालामुखी है माउंट एटना। तो ये काफी प्रमुख है और ये कहाँ पर है? इसी सिसिली द्वीप पर, इटली के। इसके अलावा देखिए एक द्वीप और है सिसिली द्वीप के ऊपर, यहाँ पर है लगभग, जिस द्वीप का नाम है लिपारी द्वीप। मैं यहाँ लिख देता हूँ लिपारी। लिपारी द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी और स्थित है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी से लगातार प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ आसपास के क्षेत्रों में इस ज्वालामुखी का प्रकाश दिखाई देता है। और उसी कारण इस स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ से लगातार प्रज्वलित गैसें निकलती रहती हैं। आपको पता है कि ज्वालामुखी से गैसें निकलती ही हैं, तो यहाँ आसपास के क्षेत्रों से वो लगातार दिखाई देती हैं प्रकाश के रूप में। तो इसलिए स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और ये भूमध्य सागर है पूरा, ठीक है, ये भूमध्य सागर है। इसके नीचे अफ्रीका है और ऊपर ये यूरोप है। ठीक है, यहाँ पर है काला सागर, ठीक है, और यहाँ पर है ये इधर एजियन सी। यहाँ पर ये है एजियन सी। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो मरमरा सागर है बीच में, ठीक है, तो मरमरा सागर को काला सागर से या ब्लैक सी से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि। इन जल संधियों के बारे में पूछ लेते हैं।
मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉस्फोरस, ठीक है। और ये जो एजेंसी था, इसका नाम आपको याद रखना है, यहाँ पर एजेंसी है। एजेंसी को यहाँ ये मरमरा सागर से जोड़ने वाली यहाँ पर ये जल संधि जो है, जिसका नाम है डार्डेनल्स, नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, डार्डेनल्स। और जूम करके देख लेते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया, ये है मरमरा सागर बीच में, और ऊपर उत्तर में है ये काला सागर, ये ब्लैक सी, और नीचे यहाँ पर देखिए आप ये देख सकते हैं, ये एजियन सी, ये एजियन सागर। तो एजियन सागर को और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है डार्डेनल्स। और मरमरा सागर को ऊपर ब्लैक सी से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बॉस्फोरस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बुल्गारिया को कहा जाता है गुलाबों का देश। ये जो बुल्गारिया है ये गुलाबों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, गुलाबों के लिए, गुलाब के फूल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? बुल्गारिया, जिसकी राजधानी है सोफिया। ये राजधानियां देखिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो राजधानी आपको जरूर याद रखनी है। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, और रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट, यूक्रेन की कीव राजधानी मैंने बताया था, बेलारूस की है मिन्स्क, पोलैंड की वार्सा। 2-4 बार पढ़ने से आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की दोनों में आता है, यूरोप और एशिया दोनों में आता है। देखिए यूरोप में तुर्की का ये वाला भाग आता है, इसके अलावा नीचे सभी एशिया में आता है। चलिए अब हम लगा लेते हैं टेस्ट। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये बात मैंने शुरू में ही आपको बता दी थी कि यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर मैदानी भाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, मैदानी भाग के क्षेत्रफल का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। आगे देखते हैं, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये जो पर्वत श्रेणी है, आल्प्स पर्वत श्रेणी, किस देश का हिस्सा नहीं है वो हमको बताना है। चारों ऑप्शन एक बार हम पढ़ लेते हैं, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो देखिए इंग्लैंड यूरोप की मुख्य भूमि से अलग जाकर है, तो यहाँ पर तो आल्प्स पर्वत श्रेणी है नहीं, क्योंकि ये यूरोप की मुख्य भूमि से अलग जाकर है। और फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन देशों में है ये आल्प्स पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था माउंट ब्लैंक, ये भी नाम आपको याद रखना है, माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पर नहीं है? इंग्लैंड में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो ये कहां पर है? जर्मनी में। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये है राइन नदी। राइन नदी के पश्चिम में वॉर्जेस पर्वत था जो कि फ्रांस में था, और इसके ईस्ट में ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत था जहां से डेन्यूब नदी भी निकल रही थी, ठीक है। तो ये जर्मनी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो ये मैंने देखिए कई बार आपको बताया था अच्छे से, वह है कील नहर, ऑप्शन ए। कील नहर कहाँ पर है? जर्मनी में। कील नहर एक ऐसी नहर है पूरे विश्व में जो कि व्यस्ततम नहरों में से एक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें है देखिए आर्मेनिया। आर्मेनिया कहाँ? कैस्पियन सागर झील के पास में है। और स्कैंडिनेविया जो देश हैं वो हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, और इसके अलावा देखिए संस्कृति और भाषा के आधार पर आइसलैंड और डेनमार्क को भी स्कैंडिनेवियन कंट्रियों में शामिल कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य कई बार मैंने आपको बताया था, वो है पेरेनीज। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, पेरेनीज। पेरेनीज इन दोनों के बीच में स्थित है एक पर्वत, और इसी पेरेनीज की घाटी में एक देश और था जिसका नाम था एंडोरा। यही मैंने आपको बताया था, छोटा सा देश है। आगे देखते हैं, यूरोप का सर्वोच्च शिखर है, तो वो है माउंट एल्ब्रूस। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, माउंट एल्ब्रूस। और ये कहाँ पर है? कैस्पियन सागर झील के पास में। कैस्पियन सागर झील और काला सागर के बीच में जो कॉकेसस पर्वत है उसी पर रूस में स्थित है ये माउंट एल्ब्रूस, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5642 मीटर। ये इसकी ऊंचाई है माउंट एल्ब्रूस की। ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो वो है वोल्गा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, वोल्गा। दूसरे नंबर पर आती है ये डेन्यूब नदी, जो कि सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है पूरे विश्व में।
10 देशों से होकर गुजरती है डेन्यूब, और ये है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है ये भी आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कैस्पियन सागर झील में गिरती है। यूरोप की ये दोनों नदियां वोल्गा और यूराल दोनों कैस्पियन सागर झील में गिरती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पठार पर स्थित नगर है तो वह है इनमें मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो इटली की गंगा किसको कहा जाता है? पो रिवर को, पो नदी को। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पो नदी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप में कितने देश हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया था 44, ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा देश कहाँ पर हैं? 54, अफ्रीका महाद्वीप में। इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिलान, ऑप्शन ए। क्यों कहा जाता है मैनचेस्टर इटली का इसको? क्योंकि देखिए ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मिलान इटली में, इसलिए मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये जो मैनचेस्टर शब्द आया ये कहाँ से आया? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक प्रमुख नगर है मैनचेस्टर नाम का, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख है। इसलिए देखिए पूरे विश्व में जो भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है शहर, उसको वहाँ का मैनचेस्टर कह दिया जाता है। ठीक है, तो इटली का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? मिलान को। और अपने भारत का, पूरे भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? देखिए घास के मैदानों में मैंने पूरे विश्व में जो प्रमुख घास के मैदान हैं उनके बारे में बताया था। तो यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप और एशिया दोनों में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपीज। घास के मैदानों की लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी स्टेपीज है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह है टेम्स या थेम्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? तो वह है यूरोप में। यूरोप में इटली का एक द्वीप है छोटा सा जिसका नाम है लिपारी। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, लिपारी। और ये मैंने आपको बताया था कि स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का, शॉर्ट में लिख देता हूं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यूरोप और एशिया में स्थित देश है, मतलब इन दोनों में ऐसा कौन सा देश है जो इन दोनों में स्थित है? तो रूस भी देखिए इन दोनों में स्थित है और तुर्की भी दोनों में स्थित है। तो ए और बी दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दोनों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस टेस्ट का। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और दोस्तों अनअकैडमी पर कोर्स खरीदने के बारे में मैंने आपको बताया था, जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और पा सकते हैं पूरे 10% का डिस्काउंट यहाँ पर। देखिए अभी तक ये कोर्स थोड़े सस्ते थे, फीस थोड़ी कम थी, लेकिन थोड़ी सी बढ़ा दी है, सबकी फीस थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा दी है। जैसे कि देखिए 12 मंथ का कोर्स पहले था 6,000 रुपये में, लेकिन अब 6,500 रुपये में कर दिया गया है। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये SSC के कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपकी 12 मंथ की फीस हो जाएगी SSC के लिए 5,850 रुपये। 10% का डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो 24 मंथ के लिए आपकी फीस है 7,800 रुपये। इसमें भी अगर आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद आपकी पूरे 2 साल की फीस हो जाएगी मात्र 7,020 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप मेरे SHAM कोड का यूज करके 10% का लाभ उठा सकते हैं या 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय यदि आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखना है, कोई भी कोर्स यदि आप अनअकैडमी पर खरीदते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको यूज करना होगा मेरा SHAM कोड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस से रिलेटेड लिंक मिलते रहते हैं और सभी वीडियो से संबंधित जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर SSC इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।